थोर द गॉड ऑफ थंडर, जो कि एमसीयू का सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो भी माना जाता है और इसकी पावर लेवल्स को लेके कई लोगों के अपने ही विचार हैं। बट थोर की एक्चुअल रियलिटी क्या है, यानी कि जो अपना एमसीयू का थोर है वो एक्चुअल में किस लेवल का बंदा है। वेल अगर तुम लोग मुझसे पूछते हो तो थोर एक्चुअल में काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिला है एमसीयू के अंदर है। और आज की इस अमेजिंग वीडियो के अंदर हम लोग उसके फीट्स को ही चेक करके देखने वाले हैं कि उसके फीट्स किस लेवल के हैं। तो फिर चलो हम लोग इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम लोग उन फीट्स के बारे में बात करेंगे जिनको लोग काफी ज्यादा ओवररेट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से ही वो न जाने थोर को किस किस लेवल के ऊपर भी ले जाते हैं। तो चलो हम लोग थोर के फीट्स को स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि जिन ऑर्डर में थोर की मूवीज आई है उसी ऑर्डर में हम लोग थोर के फीट्स को भी लेते हैं। जिनमें थोर का फर्स्ट फीट आता है कि थोर ने बाइफ्रोस्ट ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जो बाइफ्रोस्ट ब्रिज है उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय करके रख दे। और कुछ लोग इस फीट को काफी ज्यादा ओवररेट भी कर रहे हैं और उसी के साथ इस फीट को यूनिवर्सल लेवल पे भी बोलते हैं, जिसका थोर की एक्चुअल हाई बॉल वाली अपीयरेंस से भी कोई सेंस नहीं बनता है। वेल वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में मैंने तुम लोगों को उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था और इस फीट के बारे में बेटर वे में तुम लोगों को बताया भी था। बट अगर मैं तुम लोगों को जल्दी एक्सप्लेन करूं तो फिर इस फीट के बारे में हेमडाल ने बताया था कि बाइफ्रोस्ट का डिस्ट्रक्शन 9 रियल्म्स तक गया था, यानी कि जो 9 प्लैनेट्स हैं उन तक गया था। वेल अगर तुम लोग इस बात को थोड़ा लॉजिकली देखते हो तो फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि अगर उस डिस्ट्रक्शन के अंदर 9 प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे तो फिर आगे की मूवीज का क्या, क्योंकि आगे की मूवीज में हम लोगों ने देखा कि अर्थ एकदम सही सलामत थी, यानी कि उस बेस पे तो एमसीयू की आगे की मूवीज का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। और सेकंड बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि थोर ने तो बस बाइफ्रोस्ट को ही डिस्ट्रॉय किया था और बाइफ्रोस्ट के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसकी एनर्जी जरूर रिलीज हुई थी, तो फिर मैं भी उसकी एनर्जी 9 रियल्स में ट्रेवल की हो जिससे कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हुआ हो, क्योंकि अगर डिस्ट्रक्शन हुआ होता तो फिर ऑब्वियस ही बात है वो प्लैनेट्स कब के डिस्ट्रॉय हो चुके होते। यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हेमडाल इसके बारे में ही बात कर रहा हो। और अगर तुम लोग इस बात को मानते हो तो फिर ये कहीं से भी थोर की स्ट्रेंथ को शो नहीं करता है। और जो तीसरी बात निकल के आती है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि 9 प्लैनेट से पूरे यूनिवर्स को शो करते हैं। एंड फाइनली इस बात के बाद जब थोर हेमडाल से सेम बात बोलता है कि क्या मैंने 9 रियल्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर ओडिन खुद भी इस बात को पूरी तरीके से मना कर देता है, यानी कि ये फीट कतई यूनिवर्सल लेवल पे तो नहीं है और ना ही ये फीट सोलर सिस्टम लेवल की है। तो क्या ये वाली फीट प्लैनेटरी लेवल की है? तो फिर देखो लॉजिकली देखा जाए तो फिर ये फीट प्लैनेटरी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बाइफ्रोस्ट ब्रिज अपने अंदर से जो एनर्जी निकालता है वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो फिर उस बेस पे उसकी खुद की टफनेस अब वो प्लैनेटरी तो होनी ही चाहिए। तो फिर उस बेस पे तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी टफनेस प्लैनेटरी तो होगी। बट अगर हम लोग एमसीयू के लॉजिक के हिसाब से देखते हैं तो फिर एमसीयू के अंदर ऐसा हम लोगों को नहीं देखने को मिला है। लाइक अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं तो इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्सल लेवल पे वर्क करते हैं, बट उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कतई यूनिवर्सल लेवल की पावर नहीं चाहिए होती है। सेम चीज हम लोग बाइफ्रोस्ट के लिए भी बोल सकते हैं कि अगर बाइफ्रोस्ट प्लैनेटरी लेवल पे वर्क करता है तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कतई प्लैनेटरी लेवल की पावर नहीं चाहिए होगी, क्योंकि थोर रैग्नारोक में हम लोगों ने मल्टीपल टाइम बाइफ्रोस्ट को कैजुअली डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है। तो उस बेस पे ये जो फीट है ये काफी ज्यादा डिबेटेबल हो सकती है। इसलिए इस फीट को मैं यहाँ पर हाई बॉल में अबव प्लैनेटरी बोलूंगा और नॉर्मली इस फीट को मैं यहाँ पर बिलो सिटी लेवल भी बोलूंगा। और अगर हम लोग नेक्स्ट फीट की बात करें तो फिर थोर ने ईथर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से ये फीट यूनिवर्सल है, क्योंकि जो ईथर है वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट थोर ने ईथर को डिस्ट्रॉय किया, इसका मतलब है थोर यूनिवर्सल है। तो फिर देखो ऐसा नहीं है। फर्स्ट तो थोर ने कभी भी ईथर को डिस्ट्रॉय किया ही नहीं, क्योंकि अगर थोर ने ईथर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता तो फिर तुम लोग ही मुझे बताओ कि वो वापस से रिक्रिएट कैसे हुआ, क्योंकि थेनोस ने भी डिस्ट्रॉय किया था ईथर को, बट उसके बाद तो ईथर वापस से क्रिएट नहीं हुआ, यानी कि थोर ने कभी डिस्ट्रॉय किया ही नहीं था ईथर को, बल्कि यहाँ पर थोर ने पावर स्टोन की अपर बॉडी को ही डिस्ट्रॉय किया था। तो फिर ये फीट किस लेवल की होगी? वेल अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो फिर थेनोस ने भी इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय किया था और थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को उन्हीं की पावर से डिस्ट्रॉय किया था। और जो ये सेम पावर है वो उसके इन्फिनिटी गॉन्टलेट तक ने सर्वाइव की थी। इवन इतनी ज्यादा एनर्जी भी गॉन्टलेट को मेल्ट नहीं कर पाई थी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स की खुद की ड्यूरेबिलिटी यूरो से तो नीचे ही कंसिडर की जाएगी। और अगर हम लोग यूरो को देखते हैं तो फिर यूरो को मेल्ट करने के लिए न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी चाहिए होती है। और अगर हम लोग इसको नॉर्मली देखें तो फिर ये प्लैनेटरी लेवल की एनर्जी तो होगी। और अगर उस बेस पे देखें तो फिर थोर ने इसको टेम्पररी डिस्ट्रॉय किया था, यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी को ही डिस्ट्रॉय किया था, यानी कि फीट कतई अबव प्लैनेटरी तो नहीं है। और अगर हम लोग थोर के नेक्स्ट फीट की बात करें तो फिर निकल के आती है कि थोर ने इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवरपावर किया है, जिसके लिए बहुत से फैंस बताते हैं कि यहाँ पर थेनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का फुल पोटेंशियल यूज कर रहा है, क्योंकि उसके फेस को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को नॉर्मली यूज कर रहा होगा। तो फिर देखो उसके फेस से कुछ भी नहीं होता है। थेनोस कभी भी इन्फिनिटी स्टोन्स को यूनिवर्सल लेवल पे यूज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी खुद की जो ड्यूरेबिलिटी है वो यूनिवर्सल लेवल के आसपास भी नहीं है, क्योंकि अगर वो उनको उस लेवल पे यूज करेगा तो फिर खुद की ड्यूरेबिलिटी भी उस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स अपने यूजर को भी अच्छा खासा डैमेज देते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा लॉजिक निकल के आता है वो ये है कि थेनोस ने इन्फिनिटी
स्टोन्स को गॉन्टलेट के थ्रू ही यूज किया था। और जो थेनोस का गॉन्टलेट है वो यूरो मेटल से बना हुआ है, जिसको मेल्ट करने के लिए नॉर्मली प्लेनेटरी लेवल की एनर्जी चाहिए होती है, जो कि न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी होती है। और एमसीयू के बेस पे यूरो को मेल्ट करने के लिए सिर्फ 50,000 केल्विन का ही टेम्परेचर चाहिए होता है। यानी कि उस बेस पे देखा जाए तो ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं थी कि यूरो को मेल्ट कर पाए। इवन थोर का स्टॉर्म ब्रेकर भी काफी आसानी से इसको सर्वाइव कर गया था, और थोर का स्टॉर्म ब्रेकर भी यूरो से ही बना हुआ है। यानी कि ये एनर्जी इतनी ज्यादा केपेबल नहीं थी कि यूरो को मेल्ट कर पाए। और मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि न्यूट्रॉन स्टार यूनिवर्स के आगे कुछ भी नहीं है। यानी कि उस बेस पे थोर का इस बीम को ओवर पावर करना बिलो प्लेनेटरी होगा, क्योंकि प्लेनेटरी लेवल की एनर्जी यूरो को पूरी तरीके से मेल्ट कर देती है, जबकि यहाँ पे यूरो के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। एवन थोर की ये वाली फीट थेनोस के स्नैप से भी काफी ज्यादा नीचे है, क्योंकि थेनोस के स्नैप में भी इतनी ज्यादा एनर्जी निकली थी कि यूरो मेटल थोड़ा बहुत मेल्ट हो गया था, जबकि यहाँ पर ना ही तो गॉन्टलेट के ऊपर बिल्कुल भी फर्क पड़ा है और ना ही स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर है। यानी कि ये फीट तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बोलने को ही यूनिवर्सल बोल सकते हो, या फिर तुम लोग बोलने को तो आउटर वर्सल भी बोल सकते हो, बट ये फीट एक्चुअल में बिलो प्लेनेटरी ही है। और मेरे हिसाब से तो ये फीट बिलो सिटी लेवल भी हो सकती है, और इसका लॉजिक मैंने तुम लोगों को बता दिया है। और फाइनली अगर हम लोग नेक्स्ट फीट की बात करें तो फिर थोर ने गार्डियंस के स्पेसशिप को खींचा है, तो फिर इस फीट के बारे में मैंने तुम लोगों को कई बार एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर भी अगर मैं तुम लोगों को जल्दी से इस फीट को एक्सप्लेन करूं तो फिर देखो तुम लोग इसकी एनर्जी को देखो, इसके एनर्जी का तुम लोग कलर देखो एक बार। जिस टाइम पे थोर इस शिप को पुल कर रहा था उस टाइम पे इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी उसका कलर था ऑरेंज, जबकि अगर तुम लोग इसी के ही सेकंड सीन को देखोगे तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि गार्डियंस का शिप अपने थ्रस्टर्स में से जब ब्लू कलर की लाइट एमिट करता है तो फिर उस टाइम पे वो फास्टर देन लाइट ट्रेवल करता है। यानी कि जो लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि थोर ने जिस टाइम पे गार्डियंस का शिप खींचा था उस टाइम पे भी वो शिप फास्टर देन लाइट ट्रेवल कर रहा था, तो फिर देखो तुम लोग एकदम से गलत हो, क्योंकि उस टाइम पे ये वाला शिप जस्ट कैजुअली ही हवा के अंदर फ्लोट कर रहा था। और तुम लोग इस सेकंड सीन की मदद से समझ सकते हो, यानी कि थोर के ये जितने भी ओवररेटेड फीट है ये बस ओवररेटेड ही है, और एक्चुअल में ये थोर के कोई भी बेस्ट फीट नहीं है। इनको सिर्फ कुछ बेवकूफ लोगों ने बिना लॉजिक के बस ओवररेटेड ही कर रखा है। तो फिर अब बात निकल के आती है कि थोर के जो एक्चुअल फीट्स है वो क्या है। वेल अगर मैं तुम लोगों को एमसीयू के थोर के एक्चुअल फीट्स बताऊं तो फिर उनके अंदर निकल के आता है कि थोर ने फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ सोलो कर लिया था, और उसी के साथ ही थोर ने योटुनाइम के अंदर अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन भी मचा दिया था अपनी लाइटनिंग की मदद से, और फिजिकली हल्क को ओवर पावर किया था, एंड जो हल्क है वो अपने एक पंच से तो लिव्यातन तक को क्रैश करा दिया था। और ये थोर की मैं सबसे बड़ी फीट मानता हूँ। इनके अलावा थोर थेनोस के अगेंस्ट भी गया था, बट थेनोस ने उसको काफी आसानी से ओवर पावर कर दिया था। यानी कि यहाँ पर थोर स्ट्रेंथ के मामले में थेनोस के आसपास भी नहीं है, भी वो ड्यूरेबिलिटी के मामले में हो पाए, बट वो स्ट्रेंथ के मामले में तो कतई नहीं है। और थोर ने निडावेलरी की जायंट रिंग्स को मूव कर रखा है, न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव कर रखा है, और गोर को भी अच्छी खासी टक्कर दे रखी है। और गोर से मुझे याद आया कि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि थेनोस ने गोर के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेल देखो टेक्निकली देखा जाए तो फिर वो कोई भी प्लेनेट नहीं है। अगर तुम लोग उसका साइज देखते हो तो भी उसका साइज तो मेरे हिसाब से मेरे फार्म से भी छोटा होगा, मे भी उसके जितना ही होगा, बट देखो स्टिल ये जो प्लेनेट या फिर जो मून है वो कतई उतना बड़ा भी नहीं है, और थोर ने कभी भी इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया था। यानी कि ये फीट भी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। और अगर मैं तुम लोगों को थोर का फाइनल लेवल बताऊं तो फिर मेरे हिसाब से जो थोर की बेस्ट फीट है वो ये है कि थोर ने निडावेलरी की रिंग्स को मूव किया है, और जो ये रिंग्स है ये ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट एक स्मॉल सिटी के साइज की, बट साइज का वेट से कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है। और जब मैंने कई सारे साइट्स पे इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन देखी तो फिर मुझे पता चला कि ये वाली फीट्स कैलकुलेशन के बेस पे स्मॉल कंट्री लेवल की है, जो कि थोर को रेडिकुलसली लेवल पे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्रूव करती है। यानी कि थोर लिफ्टिंग स्ट्रेंथ के मामले में कंट्री लेवल का बीइंग हो सकता है, जो कि आई थिंक लाइव एक्शन में थोर को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्रूव करती है। और अगर हम लोग थोर की स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि थोर के हिट्स कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, तो फिर उस बेस पे जो थोर की सबसे बेस्ट फीट है वो ये है कि थोर ने सोकोविया सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेल वहां पर उसने अपनी लाइटनिंग का भी यूज किया था, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि थोर अगर अपनी लाइटनिंग को अपने हिट्स के साथ यूज में ले तो फिर थोर सिटीज को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर हम लोग थोर के नॉर्मल हिट्स की बात करें, फिर थोर के नॉर्मल हिट्स स्टॉर्म ब्रेकर के साथ स्ट्रीट लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और जो कुछ भी मैंने तुम लोगों को ये बताया है ये थोर के अपीयरेंस से भी काफी ज्यादा मैच करता है। और अगर हम लोग बात करते हैं थोर की ड्यूरेबिलिटी की कि थोर कितना ज्यादा ड्यूरेबल हो सकता है, तो फिर जो थोर की बेस्ट ड्यूरेबिलिटी फीट है वो ये है कि थोर ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव कर रखा है। वेल बहुत से लोग बोलेंगे कि थोर ने पावर स्टोन के टच को भी सर्वाइव कर रखा है, तो फिर देखो ये फीट मुझे नहीं लगता कि ये प्लेनेटरी लेवल की होगी, क्योंकि सिर्फ पावर स्टोन का टच कभी भी प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सेलेस्टियल ने पावर स्टोन की मदद से प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि सेलेस्टियल ने भी पावर स्टोन को कभी भी प्लेनेट से टच नहीं किया था, बल्कि उसको उस लेवल पे यूज किया था, तभी कहीं जाके वो उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर पाया था। जबकि थेनोस कभी भी थोर को मारना नहीं चाहता था, यानी कोई भी चांस नहीं बनता कि थेनोस उसके ऊपर प्लेनेटरी लेवल का फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा। और हम लोगों ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर भी देख रखा है कि पावर स्टोन का टच एक नॉर्मल एलियन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी ज्यादा टाइम ले रहा था, और उसी के साथ ही गार्डियंस की टीम ने भी मिलकर पावर स्टोन की एनर्जी को सर्वाइव कर लिया था। और बहुत से लोग बोलेंगे कि स्टार लॉर्ड उस टाइम पे एक सेलेस्टियल था, तो फिर
मैं तुम लोगों को बता दूं कि उसकी सारी पावर्स उस टाइम पे एक्टिवेट नहीं होती। इवन जो अपना स्टार लॉर्ड है वो नॉर्मल अटैक से भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जा रहा था, इवन स्पेस के अंदर भी सर्वाइव नहीं कर पाया था। और मुझे नहीं लगता कि सेलेस्टियल को स्पेस से कोई भी फर्क पड़ता होगा। यानी कि जो थोर की सबसे बेस्ट फीट है वो ये है कि थोर ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव कर रखा है। और अगर हम लोग इस फीट को नॉर्मली देखें तो फिर ये फीट एटलीस्ट प्लेनेटरी लेवल की तो होनी ही चाहिए। और लो बॉल में ये फीट वेलोसिटी लेवल की है, जहाँ पर हम लोग एमसीयू के सारे स्टेटमेंट को ऐड करते हैं तो। बट नॉर्मली और लॉजिकली ये फीट थोर को एटलीस्ट एक प्लेनेटरी लेवल का बीइंग तो प्रूव करती ही है। यानी कि थोर की ड्यूरेबिलिटी एक प्लेनेटरी लेवल की है, जो कि थोर को सच में काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर तो प्रूव करती ही है। यानी कि अगर मैं तुम लोगों को फाइनली बताऊं तो फिर थोर एटलीस्ट एक कॉन्टिनेंटल लेवल का बीइंग है, जो कि अपने फुल पोटेंशियल में कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। तो फिर अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को थोर किस लेवल का बीइंग लगता है। मेरे हिसाब से थोर एक कॉन्टिनेंटल टू प्लेनेटरी लेवल का बीइंग है। और तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ। और अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो फिर तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोगों को काम है। आज की इस अमेजिंग वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।